नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर के पोर्टल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग एनसीएफ 2005 के बारे में सुने होंगे और जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन हम आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रस्ताव पर आधारित एक नई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका है ना। और उस नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को हम 2022 के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की हम लोग बात कर लेते हैं एनसीएफ 2022 के बारे में। अच्छा, एनसीएफ 2022 के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत क्या कहा गया। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ही उसी के प्रस्ताव पर आधारित है आपका एनसीएफ 2022। आप देख रहे हैं तो एनसीएफ 2022 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसा कि सबसे पहला लिखा है कि एनसीएफ 2022 का शुभारंभ कब किया गया। ठीक, दूसरा आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ कि नींव स्तर क्या है, अर्थात एनसीएफ 2022 में किस नींव स्तर के बारे में बात की गई है और क्या कहा गया है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ आप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है पंचकोश। क्योंकि एनसीएफ 2022 में पंचकोश जैसे शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो हम पंचकोश के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे क्या कि एनसीएफ 2022 में आखिर पंचकोश के अंतर्गत कहा क्या गया है। तो चलिए बिना देर किए बात कर लेते हैं हम लोग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सुझाव पर ही आधारित है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022। मतलब जब भी 2022 के बारे में बात होगी, वो भी एनसीएफ को लेके, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें जानना है क्या कि एनईपी 2020 के बारे में। अब एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षा के संदर्भ में कहा क्या गया है, इसको देख लेते हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षा के स्तर के बारे में बात की गई और शिक्षा के स्तरों को जो भाग में डिवाइड किया गया वो 4 भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें से सबसे पहला जो भाग था वो 5 इयर्स के प्रोग्राम को लेके आया था। दूसरा जो था वो 3 इयर्स के प्रोग्राम को, तीसरा जो था वो भी 3 इयर्स के और चौथा जो था वो 4 इयर्स के प्रोग्राम को लेके आया। किस पॉलिसी के अंतर्गत? तो एनईपी 2020 के अंतर्गत। ठीक, अब ये 5, 3, 3, 4 क्या है ना। तो इस 5 इयर्स के प्रोग्राम को हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं तो नींव स्तर कहते हैं। बच्चा, ये जो 3 इयर्स का प्रोग्राम था इसे हम प्रीपर्टी स्टेज कहते हैं ना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं तो प्राथमिक स्तर कहते हैं। वहीं पे ये जो 3 इयर्स का है इसे हम मिडिल स्टेज कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं तो माध्य स्तर कहते हैं। बच्चा, ये 4 साल का जो प्रोग्राम है उसे हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, जिसको हिंदी में हम माध्यमिक स्तर के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें तो एनईपी 2020 के अंतर्गत की गई। ठीक, अब यहाँ पे हम एनईपी 2020 के प्रस्ताव पर आधारित एनसीएफ 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनसीएफ 2022 का जो सुझाव है ना, जो भी बातें उसमें कही गई वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सुझाव पर ही आधारित है। अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जितने भी सुझाव दिए गए हैं उन्हीं सुझाव पर आधारित करके एनसीएफ 2022 को प्रस्तावित किया गया है। अच्छा, आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी 2020 के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर एनसीएफ 2022 तैयार किया गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी बात को डिस्कस किया। ठीक,
आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो एक पिक दिख रहा है आपको, और उस पिक्चर में शिक्षा मंत्री श्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी दिख रहे हैं। ठीक, अब ये शिक्षा मंत्री श्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ना एनसीएफ 2022 का 20 अक्टूबर 2022 में उद्घाटन किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछेगा क्या कि एनसीएफ 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ना, तो किसके द्वारा, तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि एनसीएफ 2022 का उद्घाटन कब किया गया, तो कब किया गया है, तो 20 अक्टूबर 2022 में किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते। आगे हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि खेल खेल रहे हैं, मस्ती के साथ एकदम एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि विद्यालय ही प्रक्रिया के अंतर्गत ही है, मतलब किसी कक्ष के अंतर्गत बैठे हैं, क्योंकि वो डेस्क पे बैठे हुए हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं ना, कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको एक बैनर दिख रहा है जो कि छोटे बच्चे बड़े इंजॉय के साथ लेके चल रहे हैं, और उस बैनर पे लिखा है क्या, बाल वाटिका। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि बाल वाटिका क्या है, तो बाल वाटिका के अंदर बालकों को खेलने कूदने का अवसर दिया जाता है। अब इसके आधार पर बालक खेल खेल के माध्यम से बड़ी ही सरल तरीके से सीखता है। अब इसी प्रोस्पेक्टर को लेके आया कौन, तो एनसीएफ 2022 लेके आया है ना। और एनसीएफ 2022 का कहना क्या है कि निम्न स्तर पर बाल वाटिका जैसे विद्यालयों की हमें प्रारंभ कर देनी चाहिए, ताकि बालक खेल खेल के माध्यम से सीख सके। तो बात सही है। यदि निम्न स्तर अर्थात फाउंडेशन स्टेज पर ही बालक को खेलने कूदने का अवसर दे दिया जाए, तो बालक खेल खेल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएगा। और ऐसी बात कौन कह रहा है, तो एनसीएफ 2022। चलिए आगे आप देख रहे हैं तो एनसीएफ 2022 की बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं हैं, बहुत सारे सुझाव हैं। उन्हीं विशेषताओं एवं सुझाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। एनसीएफ 2022 के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा बल दिया गया है वो निम्न स्तर पर दिया गया है। अब निम्न स्तर को हमने पीछे देखा कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी ना, जिसको हम 2020 के नाम से जान रहे थे, वहाँ पे जो निम्न स्तर था वो कितने साल के प्रोग्राम को लेके आ रहा था, तो 5 इयर्स के प्रोग्राम को लेके आ रहा था ना। अब इस 5 इयर्स के प्रोग्राम में हो क्या रहा था, तो कहा गया क्या कि बालक को 3 साल तक मात्र और मात्र हम कहाँ भेजेंगे, प्ले वे में भेजेंगे, और बच्चा जो 2 साल होगा उसको हम कहाँ भेज देंगे, तो क्लास 1 और क्लास 2 में भेज देंगे। लेकिन कब, जब बालक 3 साल का हो जाएगा तब ना। मतलब NEP 2020 में बताया क्या था कि जब बालक 3 साल का हो जाए तो उसे आप विद्यालय भेज दें, और विद्यालय जब भेजेंगे तो पहले साल का प्रोग्राम कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। और इस 5 साल में 3 साल तक वह क्या करेगा, मात्र खेलेगा कूदेगा गाएगा नाचेगा ना, और 2 साल जो बचा है वो क्लास 1 और 2 में जाएगा। अब इस आधार पे यदि आयु सीमा के बारे में बात करें तो 3 साल, तो यहाँ पे 3 साल का मतलब ये कितने साल का हो गया, 6 साल का हो गया। 7 साल में कहाँ पे जाएगा, क्लास 1 में जाएगा। 8 साल में कहाँ जाएगा, तो क्लास 2 में जाएगा। अच्छा, मतलब कि 5 इयर्स का जो प्रोग्राम है वो कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए है, तो 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए है। ठीक, दूसरी जो विशेषता आपको दिख रही है, देखते हैं। दूसरी विशेषता आपको दिख रही है क्या कि एनसीएफ 2022 ना का निम्न स्तर अर्थात फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष, मतलब इसी 5 साल के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा ना।
क्यों? क्योंकि इसकी आयु अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी कि कितनी होगी, तो 3 से 8 वर्ष होगी। ठीक, तो 3 से 8 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए देश की पहली एकीकृत एनसीएफ है। बहुत अच्छी बात ना, क्योंकि अभी तक एनसीएफ 2005 के बारे में हम बात कर रहे थे तो वो 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं के लिए था, लेकिन एनसीएफ 2022 जो है वो केवल और केवल न्यू स्तर अर्थात फाउंडेशन स्टेज पर बल दे रहा कि फाउंडेशन स्टेज पर किस प्रकार बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं और कहा भी गया कि यह देश की पहली एकीकृत एनसीएफ है जिसके अंतर्गत फाउंडेशन स्टेज पर बल दिया जा रहा है। प्रश्न पूछेगा, प्रश्न आपसे कह देगा क्या कि वह कौन सी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है जहां पर न्यू स्तर पर बल दिया गया। हो सकता है ऑप्शन में एनसीएफ 2005 हो, आरटी 2009 हो या फिर एनसीएफ 2022 हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2022। आगे देखते, अगला यहीं पे दिख रहा है क्या कि लिखा है जिससे समग्र दृष्टिकोण के जरिए ना शिक्षा की गुणवत्ता व्यापक रूप से बेहतर हो। बात सही है। जब फाउंडेशन स्टेज पर ही बल दे दिया जाएगा अर्थात बालक की प्रारंभिक बौद्धिक क्षमता का विकास प्रारंभ में ही कर दिया जाएगा तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। आगे देखते, अगला क्या है? एनसीएफ 2022 का जो न्यू स्तर है ना वो पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में नहीं, बहुत अच्छा, बल्कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में बदलाव के बारे में है। बात सही है। अगर हम एनसीएफ 2005 के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी कहा गया है कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कर दिया जाए। आरटीई 2009 में भी यह बात रखी गई है और वहीं पे ना एनईपी 2020 में भी यह बात कहा गया कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से हमें मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात कही जा रही है वह तो किस स्तर के लिए है? तो न्यू स्तर अर्थात फाउंडेशन स्टेज के लिए ही कह दी गई है। अब यदि बालक के फाउंडेशन स्टेज पर ही बालक को पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन पर बल नहीं दिलाया जाएगा तो क्या बालक की बौद्धिक क्षमता का प्रबल तरीके से विकास नहीं होगा? होगा। इनफैक्ट उसका सर्वांगीण विकास भी देखा जा सकता है। ठीक, अगला क्या दिया है? अगला दिया है कि एनसीएफ 2022 के अंतर्गत खेल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। बात बहुत अच्छी है। यदि बालक को खेल के माध्यम से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो बालक बड़ी रुचि और लगन के साथ सीखेगा। क्यों? क्योंकि बालक की मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है खेल खेलना। अब खेल के माध्यम से वो जो भी सीखेगा वो निश्चित तौर पे अस्थायी ही होगा। अब यदि इस विधि को या फिर इस तरीके की शिक्षा प्रणाली को हम न्यू स्तर पर ही ला दे तो क्या शिक्षा प्रणाली प्रभावशाली नहीं हो जाएगी? बहुत हो जाएगी। आगे बात करते, अगला देख रहे हैं तो एनसीएफ 2022 ने सिफारिश की है क्या कि सरकारी और निजी स्कूलों, अच्छा ना, सरकारी और निजी स्कूलों में 8 साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक भाषा होनी चाहिए। तो प्राथमिक भाषा क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब बालक अपनी मातृभाषा सीख लेगा, मातृभाषा से अवगत हो जाएगा तो वो शिक्षा प्रणाली को बहुत ही प्रभावशाली बना लेगा ना। और इसी बात पर बल दे रहा है कौन? तो एनसीएफ 2022। अगला देखते, एनसीएफ 2022 के अनुसार पाठ्यक्रम में 4 क्षेत्र शामिल होंगे। कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है? 4 क्षेत्रों को। अब देखते हैं कि वह 4 क्षेत्र हैं कौन कौन से एनसीएफ 2022 के अंतर्गत। सबसे पहला जो क्षेत्र देख रहा है उसको हम स्कूली शिक्षा कहते हैं ना। अब
स्कूली शिक्षा के अंतर्गत क्या किया गया कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बना दी गई कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा को दूर रखना चाहिए, किस स्तर पर, स्कूली शिक्षा के स्तर पर, किसको, बच्चों को ना। दूसरा आप देख रहे हैं प्रारंभिक बचपन और शिक्षा। अच्छा, प्रारंभिक बचपन में बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की जाती है और साथ ही साथ शिक्षा का प्रबंध भी तैयार किया जाता है। आप देख रहे हैं तो जो 4 क्षेत्र बताए गए वहाँ पे प्रारंभिक बचपन और शिक्षा के संदर्भ में बात की गई, अर्थात प्रारंभिक बचपन की देखभाल भी सम्मिलित होगी उसमें, और साथ ही साथ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कैसी होगी इसको भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक, तीसरा आप देख रहे हैं कि शिक्षक शिक्षा है, मतलब एनसीएफ 2022 जो है वो फाउंडेशन स्टेज के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों की शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पर बल देता है। वो मानता है कि बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षक की शिक्षा के लिए भी पाठचर्या का निर्माण करना ही चाहिए। बात बहुत अच्छी है, आगे देखते। अगला दिख रहा है वयस्क शिक्षा, अर्थात प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया है, और प्रौढ़ शिक्षा की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए इस पर भी उसने पाठचर्या की रूपरेखा को तैयार किया है। मतलब एनसीएफ 2022 जो है वो 4 पाठ्यक्रम या 4 क्षेत्रों पर बल देता है, जिसमें पहला जो क्षेत्र हमने देखा वो क्या था, तो वह स्कूली शिक्षा था ना। पहला क्षेत्र क्या था हमारा, स्कूली शिक्षा। देखते हैं स्कूली शिक्षा। दूसरा जो क्षेत्र था हमारा वो क्या था, प्रारंभिक बचपन और शिक्षा। वहीं पे जो तीसरा क्षेत्र है वो हमारा क्या है, शिक्षक शिक्षा। और वहीं पे जो हमारा चौथा क्षेत्र दिख रहा है वो दिख रहा है क्या, वयस्क शिक्षा। आगे देखते। आगे आप देख रहे हैं क्या कि एनसीएफ 2022 के अंतर्गत पंचकोश के बारे में बात की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह पंचकोश है क्या। तो पंचकोश का जो संबंध है वो यजुर्वेद से है ना। वहाँ पे पंचकोशों को लिया गया है और उसी पंचकोशों के आधार पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के बारे में बात की गई है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एनसीएफ 2022 के अंतर्गत जो पंचकोश लिया गया है उस पंचकोश के अंतर्गत बालक के फाउंडेशन स्टेज को लिया गया, और फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत अर्थात नींव स्तर के अंतर्गत पंचकोश की अवधारणा को स्वीकार किया गया। अब वह पंचकोश कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहला कोश है उसे हम अन्नमय कोश के नाम से जानते हैं। अब इस अन्नमय कोश का अभिप्राय क्या होता है, तो अन्नमय कोश के अंतर्गत व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं ना। अर्थात अन्नमय कोश का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, तो शारीरिक विकास से है। किससे हो जाएगा, शारीरिक, सॉरी अन्नमय कोश का अभिप्राय किससे हो जाएगा, तो शारीरिक विकास से। चलिए, मतलब कि पंचकोश के अंतर्गत जो पहला कोश लिया गया है एनसीएफ 2022 के अंतर्गत वह कौन सा है, शारीरिक विकास, जिसको हम अन्नमय कोश के नाम से जानते हैं। दूसरा देख रहे हैं क्या आपके, तो प्राणमय कोश है ना। कौन सा कोश है, प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश का जो अभिप्राय है वह प्राणिक विकास से है। किससे है, प्राणिक विकास से। अच्छा, प्राणिक विकास के अंतर्गत यदि बात किया जाए तो यहाँ पे कहा गया कि शुद्धि के रूप में बात होती है। ठीक, वहीं पे जो तीसरा कोश दिख रहा है वो मनोमय कोश है। मनोमय कोश का जो अभिप्राय होता है वो मन की परत के विकास से होता है। किससे होता है, मन की परत के विकास से होता है। ठीक, वहीं पे जो चौथा कोश आपको दिख रहा है वो विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश का जो संबंध है वो किससे है, तो वो बौद्धिक या फिर मानसिक विकास
विकास से है ना, बौद्धिक या फिर मानसिक विकास से है। और वहीं पे जो सबसे अंतिम कोश दिख रहा है जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं, और आनंदमय कोश का अभिप्राय किससे है, तो आंतरिक श्वास से है। अर्थात पंचकोश के अंतर्गत सबसे पहला कोश कौन सा, आनंदमय कोश, जिसको हम शारीरिक विकास से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा कोश कौन सा है, तो प्राणमय कोश है, जिसको हम प्राणिक विकास से डिफाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो कोश है वो हमारा कौन सा है, तो मनोमय कोश है, जिसको हम मन की परत के विकास से डिफाइन करते हैं। चौथा जो कोश है वो विज्ञानमय कोश है, जिसको हम बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास से डिफाइन कर सकते हैं। और पांचवा जो दिख रहा है वो आनंदमय कोश है, अर्थात आंतरिक स्व विकास से है। अब इन पांचों कोशों को सुनने के पश्चात यह बात तो स्पष्ट है कि एनसीएफ 2022 फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत ऐसी पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कर रहा है जिसके आधार पर बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। मतलब एनसीएफ 2022 जो है बालक के फाउंडेशन स्टेज पर ही बालक के सर्वांगीण विकास के प्रस्ताव को रख रहा। अब यदि फाउंडेशन स्टेज पर ही बालक का सर्वांगीण विकास हो गया तो सोचिए शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत ही व्यापक तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं ना। और यही था आपका एनसीएफ 2022। आगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ ना, अगले चैप्टर के साथ एक बार फिर से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।